क्या है कि सप्लाई का इंतज़ाम हो गया आर्या, पर हम शिकार करना अभी भूल गए। और आजकल क्या हो गया है कि प्रोड्यूसर के ज़्यादा म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूसर पे दबाव डालती है। स्वागत है आप सभी का टेली चक्कर पर। और थंबनेल देखकर अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मल्टी टैलेंटेड स्टार आज हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए। सो वेलकम इला मैम आपका टेली चक्कर पर। वेलकम टू सज्जनपुर। अरे वो तो मेरी फिल्म का नाम था। हाँ, फिल्म का नाम था। वेलकम टू टेली चक्कर। अच्छा, वो आपने दिल्ली आगरा में मुझे वेलकम नहीं कर लिया क्योंकि महामंगा से मुझे बहुत डर लगता है। और जो आपने वो किरदार किया था, गॉड, रौद्र रूप। हाँ, एकदम रौद्र रूप। एंड यू नो व्हाट, वो इंटेंस जो उसमें नजर आया था महामंगा के किरदार में, जी। वैसा ही, ठीक वैसा ही आपको आर्या में नजर आएगा। लेडी डॉन, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट आपने करिएगा। फिल्म तो देखी नहीं। ट्रेलर में मुझे जो आपका अंदाज है कि अभी भी मैं शिकार करना नहीं भूली हूँ। हाँ, करेक्ट। पर जो महामंगा थी ना, हाँ, वो उनका काफी मतलब रौद्र रूप था। हाँ, यहाँ क्या है कि हम आहिस्ता से, ठिकाने लगाते हैं। जैसे अगर आपने कुछ भी चक्कर चलाया तो हाँ बोलिए। मैम, सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि आपने अलग अलग तरीके के बहुत सारे किरदार प्ले किए हुए हैं। ये वाला जो आपने किया है, अगर मैं कहूँ लेडी डॉन, फिर से मैं कह रहा हूँ, क्या रेफरेंस था, क्या कि इस तरीके से किरदार होना चाहिए, तैयारी कैसी थी? इसकी तैयारी में मेरे डायरेक्टर राम मधवानी का बहुत बहुत हेल्प रहा, बहुत गाइडेंस उनकी रही। कारण क्या, जनरली अगर आपको कोई बताता है कि आप डॉन करेंगे तो आप ना क्लीशे करने लग जाते हैं, ओवर द टॉप, यू नो, कि आप मुझे डॉन बनना है, मुझे चीखना चिल्लाना। करेक्ट। ये इनर ताकत को तलाश रहे थे। ये एक ग्रेस, क्योंकि मैं रॉयल्टी से हूँ, हाँ, तो वो जो ग्रेस है वो नहीं चाहते थे कि जाए। वैसा नहीं कि वो बंदूक हाथ में ले ली और एक पैर दूसरे पैर पर रख लिया और ऐसे करके बैठे, ऐसा नहीं। करेक्ट। सटल। तो राम ने जो क्लास है ना, मेरे को राजस्थान का तो काफ़ी पता है और ख़ास तौर से रॉयल्टी का मुझे बहुत पता है, उनका उठना बैठना। तो उस अनुभव ने भी मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरी दोस्तें भी हैं रॉयल्टी से, तो उनको तो मैंने करीब से देखा ही था। पर राम, हमारे डायरेक्टर जो हैं आर्या के, उनका ये कहना कि नलिनी जो हैं वो, उनका बैकग्राउंड ये है और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्वाभाविक रहे। वो इनर ताकत जो है, जो इनर ग्रेस है, जो उसका ऑरा है, तो इसमें मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी कि आर्टिस्ट तो खुद तो बहुत कुछ करता ही है, पर जब तक मैं नहीं कह पाई थी, इसमें कॉस्ट्यूम और मेकअप भी बहुत हेल्प करता है। और ख़ास तौर से थिया जो इनकी डिज़ाइनर है, उन्होंने जिस तरह का मुझे टेक्सचर दिया, जो आर्टिस्ट को वेट चाहिए, मतलब अगर गरीब है तो फिर हमें फटी हुई कोई चीज़ चाहिए, कहीं तो कुछ कॉस्ट्यूम आपका साथ दे। तो जिस तरह से वो कॉस्ट्यूम उन्होंने डिज़ाइन किया और हमारे टेलर शेखर मास्टर जी ने उसको सिला, और जिस तरह से उनको एक एक, यानी कि बैंगल भी ऐसा नहीं ओवर द टॉप, जैसे ये मैं पहनती हूँ बहुत सारी पहन ली, नहीं, शी वॉज वेरी सेलेक्टिव। यही वो पहनेगी, अगर उनका दिमाग ये है, अगर इनकी सोच ये है तो यही पहनेंगी। सो आई गिव क्रेडिट टू थिया एंड आई ऑल्सो गिव क्रेडिट टू आवर ओवरऑल मेकअप डिज़ाइनर जय, जिन्होंने कि पूरा लुक डिज़ाइन किया था। और सबसे बड़ी बात है, मेरे जो चेहरे में जो ग्रेस आया वो मेरे बालों से आया। सो जिस तरह की मुझे हेयर की लुक दी गई, फिर मेरी अपनी टीम के, जैसे अनीशा who has done my hair and Firoz who has done the makeup, but under the guidance of definitely Jay, because he knows Ram Madhwani very well, कि उनकी चॉइस क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से सटल होगा। सो मैं ये कहूँगी कि तैयारी ज़्यादा इनर की मैंने की, पर कोई भी आर्टिस्ट, लुक की टीम, कोई भी आर्टिस्ट जब टीवी पे आता है तो लुक बहुत मायने रखता है, और लुक को
जो सजाते हैं संवारते हैं, हम अक्सर उनका नाम भूल जाते हैं। और मैं यहाँ कहूँगी कि इट हैज़ रियली हेल्प द कॉस्ट्यूम, और उसका जो उन्होंने मेरे लिए जो मखमल चुना, इतनी बड़ी मेरे लिए चादर निकाली चादर, उसके वेट से अपने आप में एक रीगलनेस आ जाती है। आ जाती है। तो उसके लिए फिर आपको फिर आपकी डायलॉग की अदायगी कि कैसे, अभी क्या है कि सप्लाई का इंतज़ाम हो गया आर्या, पर हम शिकार करना अभी भूले नहीं। है। करेक्ट, वो बहुत ज़्यादा स्कैरी था गाइस। एंड यू नो व्हाट, वो कहते हैं ना कि हर बार जब इलाजी ऑन फ्रेम आते हैं तो वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि फिर वो एग्जाम्पल बन जाता है कि अगर करना है तो ऐसे करो, है ना। सो मैं को ये कहना है कि जब सुष्मिता ऑलरेडी एक सीज़न पहले वालों में वो एक लेडी शेरनी बनकर आ चुके थे, सो जब आपको ये स्क्रिप्ट अप्रोच हुई, सो आपने इसे चैलेंज के तौर पर लिया कि अरे ये तो पहले से ही एक बेंचमार्क है, अब मुझे इससे भी खतरनाक बनना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुष्मिता एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। हाँ। और मैंने हमेशा कहा है कि वो लंबाई में मुझसे ज़्यादा नहीं है, वो अपने किरदार को भी बहुत समझ के उन्होंने आर्या में निभाया है। उसी वजह से आर्या के 2 सीज़न इतने सक्सेसफुल गए। चैलेंज ये था कि सुष्मिता के आगे एक डॉन बन के, मतलब हम उसे डॉन कह रहे हैं, मतलब एक दूसरी ताकत बन के खड़े होना आसान काम नहीं है। और उनके साथ तो उनकी काठी भी उनका साथ देती है। हाँ, क्योंकि शी है वो उनका, देखिए मेरा उनसे कनेक्शन है। मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे वो भी एयरफोर्स में थे, उस समय वो ग्रुप कैप्टन थे, ही वॉज ए स्टेशन कमांडर। इनके फादर जो थे वो मेरे ख्याल से उस समय स्क्वाड्रन लीडर थे। तो मैं ये जानती हूँ कि आर्मी का या एयरफोर्स का जो बच्चा है या बच्ची है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बचपन से ही कुछ अलग होता है हम सिविलियंस के आगे। फिर ये मिस यूनिवर्स भी बन चुकी हैं। तो उसकी उनके आगे उतनी स्ट्रांगली खड़े होना और अति नाटकीयता को बचाना और सटल तरीके से स्ट्रांग होना बड़ा दिक्कत का काम है। पर इसमें मैं बार बार कहूँगी कि राम मधवानी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी अप्रोच, उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स भी की थी। और एज ए थिएटर पर्सन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 40 साल हो गए मेरे ग्रुप को। इस साल मैंने थिएटर का 40वां साल मनाया है। मेरे ग्रुप का नाम है सुरनाई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन। तो जिसने इतना कर लिया हो, जो खुद नाटक बहुत करता हो, उसको अगर कहा जाए कि आपको वर्कशॉप में आना है तो आपको एकदम से लगता है डू आई नीड इट, क्या मुझे अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे वाला? ये तो मैं नहीं कह सकती डायरेक्टर से कि तुम मुझे सिखाओगे, पर क्या मुझे अब सीखना पड़ेगा कि कैसे उठते हैं, या क्या जब परेशान है तो मेरे जेस्चर क्या होंगे। जो सिखाने 2 लड़कियां आई थी वो भी बिल्कुल ही नई सी थी, तो उनको देख के तो मुझे और लगा कि ये मुझे सिखाएंगी कि इमोशन होने में क्या जेस्चर होंगे। पर मैं ये कहूँगी कि खुद सुष्मिता ने भी 2 बार आर्या की सफल अभिनेत्री होने के बावजूद, सक्सेसफुल होने के बाद, वो वर्कशॉप उतने ही डेडिकेशन से की। क्योंकि राम, ये मैं समझ गई कि राम जो है वो हर बार चाहते हैं कि आप पास्ट को नेगेट करें, आप पिछला भूल जाएं। करेक्ट। और नए में आपकी क्या रिश्तेदारी है और आपकी मानसिकता क्या। उनकी भी तो मानसिकता बदली ना, उनका 2 सीज़न में उनका पूरा परिवार उजड़ गया, उनका योगदान, उनके क्या जेस्चर्स होंगे, उनकी क्या, कहाँ पे उनकी एंग्जाइटी, कहाँ उनका कॉन्फिडेंस है, तो वो भी सीख रही थी। और जब मैंने सीखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि ओ हो, ये इसलिए इन्होंने कराया था कि वर्कशॉप अकेली की नहीं है, ये कोई मैं फिएट कार नहीं हूँ कि गैराज में भेजी वर्कशॉप में और आपने लगा दिया सब कुछ। आई हैव टू इंटरेक्ट विद अदर आर्टिस्ट, तो वो उनसे मेरा रिश्ता क्या है, दौलत के साथ मेरा क्या जेस्चर होगा, सुष्मिता के साथ मेरा क्या जेस्चर होगा, मेरा अपना क्या होगा। और मैं तो इतनी बड़ी हूँ कि मेरा तो उठना बैठना है रशियंस और पता नहीं किस किस के साथ हो रहा है। बड़ी चीज़ें हो रही हैं, उस बड़ी चीज़ों को कायदे से कैसे करेंगे। तो वो बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। और दूसरा उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये कि उससे वो डर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि देखो कुछ जो है, एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि चाय मुझे गर्म
अच्छी पसंद लगती है, है। हाँ हाँ। और अब तक ठंडी हो अब चुकी है। अच्छा ठंडी हो कोई बात चुकी है, नहीं, कोई can बात we get नहीं। different? नहीं नहीं, चलिए चलिए। हाँ। तो ये कहना था कि मुझे उन्होंने ये सिखा दिया कि जो जीवन में सीखा है उसे भूल जाओ। जो थिएटर किया है, थिएटर करने का मुझे फ़ायदा ज़रूर हुआ, क्योंकि जो इनकी टेकिंग है वो थिएटर से मिलती जुलती है। हमारे थिएटर में क्या होता है कि 3 महीने हम रिहर्सल करते हैं, और उस 3 महीने के बाद 3 घंटे या 2.5 घंटे, मेरे नाटक लंबे होते हैं अक्सर, तो 2.5-3 घंटे में 3 आपको अंकीय नाटक होंगे। 3 अंक नहीं है, 2 अंक में हम फैलते हैं। अरे बाप। क्योंकि हम हेनरी गिब्सन के नाटक करते हैं, उनके नाटक 8 घंटे के होते थे, हमारे कट कट के वो 2-2.5 घंटे के 2.5 घंटे पर आ जाते हैं। पर 2.5 घंटे बिना किसी, एक ज़माने में तो प्रॉम्प्टिंग हुआ करती थी, हाँ, कि यहाँ से बोल दिया तुमको ये पर्दे बोलना के है। पीछे से विंग मैन। हमारे हमारे फिल्मी आर्टिस्ट बहुत लगते हैं कि बड़े बहुत बड़ी कॉप है, मैं तुझे मार डालूंगा, पर पढ़ रहे होते यहाँ पे पढ़, तुमने मुझे देखा है, मेरे अंदर जो आग मचल रही है, वो सब पढ़ रहे होते हैं, वो तुम नहीं समझोगी। तो वो सब पढ़ के बोलते हैं, पढ़ के बोलते हम 2.5 घंटे, हमारे आंसू भी जो है ना, वो मेकअप मैन ग्लिसरीन नहीं लगाता है, करेक्ट। हमारे आंसू, हमारा सब कुछ जो है वो नेचुरल इमोट करना। राम माधवानी की जो टेकिंग थी वो यही था, वो बार बार कहते हैं हम 360 करते हैं, 360 डिग्री। तो मैं समझी नहीं, और आर्टिस्ट डर गया, वो डर ये गया कि अगर क्यों नहीं मिलेगा। 360 का मतलब है कि 4-5 कैमरे लगे, कैमरे लगे, ऊपर भी लगाए, नीचे भी लगाए हैं, और आप, मुझे उन्होंने लोकेशन भी नहीं देखनी थी। जैसे आज हम यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये इलाहारी, सब आदमी, सब आर्टिस्ट मुझे डरा रहे थे, दिस इज 360 से मैं ना डरती हुई डर गई। मैंने कहा 360 क्या भला हो रहा है, देखें तो अंदर क्या था, आप घुस रहे, वो ये चाहते थे कि अगर मैं घुसी हूँ तो मैं पहली बार सब चीज़ देखूँ। मान लीजिए मेरे अंदर कुछ है कि मैं आपको सीधा करूँगी, हाँ। या मैं आप पे अटैक करूँगी, तो मैं अगर पहली बार आई हूँ, पहले मैंने तो देखा कि आप क्या पढ़ते हैं, ये कौन सी किताब है, ये क्या पढ़ रहे हैं आप। हाँ। फिर मैंने ये भी देखा, मोमबत्तियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर। फिर मैंने देखा कि अगर मुझे इस्तेमाल करना पड़ा हाँ। तो मैं उठा के क्या मारूंगी, तो उधर से मैंने वो देख लिया। तो पहली बार अगर आई हूँ, सो आई डोंट नो माई प्रॉप्स, तो वो उस फ्रेशनेस को पकड़ना चाहते थे। अगर मैंने पहले ही दिखा दिया तुम्हारी प्रॉप ये है, यानी तुम बात करोगी, फिर मैं कहूँगी 1 मिनट मुझे पानी पीना है, हाँ। तो मुझे मालूम ही है। पर अगर मुझे नहीं मालूम है ग्लास कहाँ है, क्योंकि 1 मिनट मुझे पानी पीना है और पानी का ग्लास मुझे मिला ही नहीं, और सपोज वो यहाँ है, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो नेचुरल बनाती है। तो वो राम माधवानी का मैं कहूँगी कि वो मेरे भाई प्रसून पांडे, जो कि फिल्म मेकर हैं, खुद कॉर्काइज एडवर्टाइजिंग के हेड हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और राम को मैं वैसे अच्छी तरह जानती हूँ, और एज ए डायरेक्टर मैं पहली बार उनके यहाँ जा रही थी। सुष्मिता को भी मैं जानती थी, क्योंकि मैंने उनके साथ चिंगारी में काम किया। वो रिश्ता दूसरा था, बट ही डिडंट अलाउ मी टू मीट सुष्मिता ऑल्सो। तो उससे जो भी निकल कर के आया है कि फिर भी आपको ये तो ध्यान रखना पड़ता है कि आप, वो कहते हैं कि आप अपने डायलॉग्स को आत्मसात कर लें। हाँ। पर कहीं ना कहीं मुझे आपको क्यों तो देना है। अगर मैं जैसे अभी लगातार बोलती जाऊँ तो आपको पता नहीं कि मुझे कहाँ काटे। अच्छा, नेचुरल टॉक में पॉसिबल है। हाँ। आपने कहा एक्सक्यूज मी लाजी, मुझे एक चीज़ और पूछनी, पर नाटक में कुछ और, आई मीन आर्या में कुछ और लिखा गया है। करेक्ट। तो क्यू पे भी आना है, क्यू पे भी आना है, ताकि वो अपना क्यू पकड़ लें। और लेंथ को भी ध्यान रखना है। करेक्ट। ऐसा भी नहीं कि हम खींचे ही जा रहे हैं, स्लाइड। मैं इससे जो इतनी डिटेलिंग हमें अभी पता चली गाइस, जो पता है, मैं अपने परिवार वालों से जब मैंने कहा कि मैं आज आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ एंड ऑल, सो जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से और मेरी अबाउट टू बी वाइफ की तरफ से सवाल था वो ये था कि आपने इतना वक्त इंडस्ट्री को दिया, यू नो, एंड दिस आर्या इज़ ऑल अबाउट कहीं ना कहीं वुमन पावर, यू नो, कि एक लड़की एक स्क्रीन, एक शो, एक फिल्म चला सकती है, यू नो, और वो आजकल अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब आपने शुरू किया था तब वो ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री थी, तब में आज में कितना फ़र्क पड़ा है बतौर अभिनेत्री? देखिए, पहली बात तो मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट का मैंने पार्ट किए हैं स्टार्टिंग से। हाँ।
उस समय नज़रिया दूसरा था। मेरा समय वो था जब मैंने एंट्री ली, जया जी थी, हाँ। शबाना, स्मिता पाटिल, और आज मैं सोचूं मैं कहीं उनसे कमज़ोर नहीं थी, है ना। पर उस समय का क्या कि वो लोग इंस्टीट्यूट से इससे आए। अगर बाकी ये तीन मिसाल हैं, दे आर अनयूजुअल्स, जिन्होंने एक रोल मॉडल बने मेरे लिए कि आप एंट्री में जा सकते हैं। वरना जिस तरह का ग्लैमर था, जिस तरह का औरत था, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कभी हीरोइन बन सकती हूँ, क्योंकि बड़े क्लीशे रोल आ रहे थे, क्लीशे रोल आ रहे थे, और वो मेल को ही जा रहे थे, हाँ, है ना। मेल डोमिनेटिंग हीरो का मामला था। अच्छी चीज़ है, हमारे एक्ट्रेसेस तो हमारे यहाँ भैया कौन से भी युग में जाइए, नूतन में जाइए, तनुजा में जाइए, मीना जी में जाइए, हमारे टाइम के वहीदा जी में जाइए, तो दे आर ऑल सुपर डुपर, किसकी भी ले लीजिए। हाँ, फिर बाद में अब जो दौर आया वो तो दौर ही बिल्कुल अलग किस्म का है। पर OTT ने बहुत बड़ी मदद करी, क्योंकि क्या हो रहा था, अक्सर लोगों की शादी होती थी और शादी होते ही प्रोड्यूसर उसको उसके देखते नहीं थे कि भाई वो लुक से भी वैसे मौजूद हैं, बल्कि और परिपक्वता आ गई है उनमें, दे वुड जस्ट उसको आप रिटर्न ऑफ कर देते थे कि अब शादी हो गई है। कई हमारी अच्छी हीरोइन जो है हाँ। बिना बात के समय से पहले रिटायर कर दी गई। पर अब ऐसा नहीं। मैं जब घुसी थी ना तो मैं तो शादीशुदा थी, बट आई वॉज नॉट, मैं एक हीरोइन की तरह से नहीं घुसी, बतौर लीडिंग कैरेक्टर। फेस। हाँ। तो मेरी जगह बनते 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 बन गए, इनको समझ में आ गया आदमी क्या होता है। और मैंने ज्वाइन भी किसको किया था, श्याम बेनेगल, जिनके यहाँ कोई हीरोइन नहीं होता है, हाँ। उनके यहाँ आर्टिस्ट होता है, स्टार, सारे एक्टर्स होते एक से एक तोप थे। हाँ। और सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे, तो हमें वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं था कि मैं छोटा रोल कर रही हूँ कि मैं बड़ा रोल कर रही हूँ। हाँ। सब एक साथ रेलगाड़ी में जा रहे हैं, एक साथ मौजूद हैं, किसी एक ही जगह ठहर रहे हैं, ये स्टारिज्म नहीं था। और आपको अपना जो भी रोल दिया है वो बहुत अच्छा करना है। आप वेलकम टू सज्जनपुर का भी अगर उदाहरण देखें तो अब तो उसके जो राइटर हैं वो कहते हैं इलार उनको सिर्फ ना 1.5 मिनट का लिख के तो बाकी ये संभाल लेंगे। मैंने कहा ऐसा भी नहीं है भाई, आप जो लिखते हैं, आर्टिस्ट की खासियत ये कि जो आपने लिखा है उसको भी जीवित करें। और अगर वो किसी गुंजाइश अगर वो आपको देता है, अगर वो आपको गुंजाइश देता है कि आप उसमें 4 चांद लगा सकते हैं, जो वेलकम टू सज्जनपुर में हुआ। हाँ। क्योंकि भाषा उत्तर प्रदेश की थी, जो हमारे माँ बापों की। मैं इसमें आपको रोकूंगा कि भाषा तो ठीक है आपका है, आपके साथ दिव्या थी, एंड आप दोनों ही उसी स्तर के एक्ट्रेसेस हो कि बस एक लाइन दे दो मैं उठा लूंगी, एक क्यू दे दो मैं उठा लूंगी। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया था आप लोगों का स्कूटी वाला सीन कि नहीं हम नहीं बैठेंगे तुम्हारे पटपटिया पर। दैट वाज वंडरफुल। तो वो क्या था, मेरे पास एडवांटेज डेफिनेटली लैंग्वेज की थी, क्योंकि मुझे अवधी आती अपनी मदर और फादर की वजह से। पर श्याम बाबू का डायरेक्टर का आप पे ट्रस्ट भी होना चाहिए, और हमारी भी जिम्मेदारी कि हम डायरेक्टर के ट्रस्ट को मेंटेन रखें। क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट जो है उसके कुछ टाइम होते हैं, टाइम फ्रेम में बंधी होती है, ग्राफ होता है हर जगह। ये नहीं है कि मेरा क्या, तुम्हें जो दिया गया है ना उसमें जो बन सकते हो कर सकते हो, विदाउट स्पॉइलिंग द कैरेक्टर। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मेरा सोचने लगूँ मैं ऐसी, तो लिखने वाले ने बेचारे ने क्या लिखा है ना। Correct. तो ये 2 वेज ट्रैफिक है। अच्छा, आज जैसा आपने कहा कि सोच रहे हैं, पर जिस दौर पर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, उस दौर पर तो जो मैंने सुनी है कहानियाँ कि उस दौर पर ऐसा होता था कि नहीं मेरा स्क्रीन स्पेस इतना होगा तो ही मैं इस फिल्म को साइन करूँगी। बतौर सिंगर भी, क्योंकि आप उस फिटर्निटी का भी हिस्सा हैं, कई सिंगर्स ऐसे थे जो उम्दा कलाकार थे, मतलब उनकी आवाज़ बहुत लोकप्रिय थी, पर पूरी फिल्म मुझे मिले, सारी गाने मेरे हों तो ही इस अब वो तो ऐसा मौसम था ना, वो ज़माना कुछ और था। हाँ। कि उनको अपनी ताकत पता थी। आज अगर क्योंकि वी आर डिस्कसिंग आर्या, तो हम आर्या पे ज़्यादा काम लेंगे। आज तो देखिए ना छितर बितर हो गया, म्यूज़िक डायरेक्टर भी एक नहीं रहा। ये म्यूज़िक की जो कंपनी वो डिक्टेट करती है कि आपको पता पड़ेगा कि 5 म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और 7 सिंगर्स हैं। तो अब तो मामला ये हो गया कि उनको नंबर से कौन अच्छा गा सकता है। हाँ। उस ज़माने में थी, उस चक्कर में कई लोग बेचारे कुछ ऐसे
ऐसी गायिकाएं रही हैं या गायक रहे होंगे जिनको बहुत बुरा लगा कि उन्हें मौका नहीं मिला, जबकि वो काबिलियत उतनी रखती थी। बट दैट्स हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम कलाकार हैं, हम हमारी दृष्टि से सोचते हैं। पर प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर बिजनेसमैन। बीड़ी बेचने जाते हैं ना, आप सोचते हैं 5 पैसे की 25 पैसे में कैसे बेचूं, तो उसके लिए हम बीड़ियाँ हैं। हाँ। समझिए, आप उनको ये लगेगा कि अच्छा अगर ये लारून बिक रही है तो ये लारून है, अब उसके अगर बगल में कोई अच्छा नहीं बिक रहा है तो उसको नहीं देखेंगे। पर आज की तारीख में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार, प्रोड्यूसर व्यापार देखता है, डायरेक्टर जो है वो बीच में फंस जाता है। हाँ, उसे कलाकार को भी देखना है और वो खुद भी बेचारा, हाँ। वो व्यापार वो नहीं देखता है, वो तो खुद ही बेचारा टंगा होता है कि मेरी फिल्म अच्छी मिले तो मुझे दूसरा काम अगला काम मिलेगा। उस पर दबाव इतना होता है। हाँ। और आजकल क्या हो गया है कि प्रोड्यूसर के ज़्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूसर पे दबाव डाल देती है, क्योंकि वो लोग पैसा लगा रहे हैं। तो वो शायद अपनी जगह सही है, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं, पैसा वापस आना चाहिए। करेक्ट। तो जब आर्ट में जब पैसा घुसेगा तो वो आर्ट बेचारा जो है वो, इसलिए पहले पकाना चाहिए फिर दिखाना चाहिए कि देखो। और अब मुझे लगता है वो कैसे हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिज्नी हॉटस्टार या और दूसरे नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म, दे हैव बिकम स्टूडियोज, दे कैन प्रोड्यूस इट, दे कैन सपोर्ट द न्यू एक्टर्स, न्यू डायरेक्टर्स। एक से एक अच्छा डायरेक्टर पड़ा है। और अब मैंने देखा है कि स्टार ना तो हीरोइन होती है ना हीरो। जनता को, ऑडियंस को आप ज़्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें, कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सब OTT वाले अब कंटेंट पे नज़र, पहले थोड़े कैरिड अवे हो गए थे क्योंकि OTT आते उनको लगा कि अरे हमें तो वेस्टर्न चीज़ें लानी है, तो भरपूर सेक्स, भरपूर मारामारी हुई। पर कब कहाँ तक देखेंगे? अब कंटेंट के हिसाब से आई थिंक दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। और एक से एक अच्छा एक्टर आ रहा है, एक से एक अच्छी स्क्रिप्ट आ रही है। आर्या इसका एक उदाहरण है, 3रा सीजन। तो अगर बिना हीरो की हीरोइन, तो पलट गया मामला, पूरा ही पलट गया। वुमेन कैन बी। हाँ गाइस, इस सीजन में तो 2 हीरोइनें हैं, ठीक Yes. है। एक हीरोइन है जो आपको अपने अंदाज से कायल करेगी, दूसरी हीरोइन है जो आपको अपने अभिनय से कायल कर देगी। वो अभिनय जो वो आंखों से करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से करते हैं और इसी मीठी सी मुस्कान से करते हैं। फिर चाहे वो किसी भी रियलिटी शो में हो, फिर चाहे वो बतौर सिंगर कहीं परफॉर्म करने गए हो या बतौर अभिनेत्री हो। मुझे ये बताइए, आप क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो, सिंगिंग या एक्टिंग? डिफिकल्ट क्वेश्चन। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करना एक कलाकार बहुत अच्छा उसको लगता है। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा तो पसंद है थिएटर। जैसे मैंने आपसे कहा, 3 घंटे एक चैलेंज को आप लेते हैं, और अभिनय करना इसलिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि आप किसी पात्र के चोले में घुसते हैं, उसकी काया में आप अपने आप को ढालते हैं और फिर उसे जिंदा रखते हैं। वो जो आपकी कश्मकश 3 महीने की रिहर्सल में होती है कि यू हैव एंटर्ड इन अ बॉडी ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टर, उसको फिर निभाना और बिना भूल चूक के। पर गाने ने ये किया है कि मैं अनग्रेटफुल नहीं हो सकती हूँ अपनी ऑडियंस के। ऑडियंस ने मेरा गाना ज़्यादा पसंद किया। गाने में इतना कंपटीशन था कि हमारी माँ कहती तुम्हारी इतनी भारी आवाज़, तो उन्होंने पहले तो पनपने नहीं दिया, सॉरी मम्मी। भगवान, पहली बात तो ये। उसके बाद क्या था कि फिल्मों में पतली आवाज़ों का था, वो दौर वैसा ही था। वो दौर ऐसा ही था, हर की पतली आवाज़। फिर 2-4 मेरी जैसी आगे गई जिन्होंने गाए, पर वो उनके पास आइटम नंबर्स थे। या फिर वो देवर हेल्पिंग द कोरस में आ जाते थे, या फिर बीच में थोड़ी लाइनें, जैसे रेशमा जी। मतलब मैं तो उनको बहुत ही प्यार करती हूँ उनको। हमारे ज़मीनी स्तर के सिंगर हो आप लोग। अब पता पड़ गया इंडस्ट्री को कि ऐसा कुछ नहीं है जब तक प्लेबैक सिंगिंग हीरोइन को ना दी जाए। अब मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर रानी मुखर्जी को मुझे प्लेबैक देना चाहिए था, उनकी भी अच्छी खासी मोटी आवाज़ है, तो मैं निभ जाती हीरोइन के साथ। बट बेसिकली हीरोइन को अगर पतली दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, बट पीपल हैव लाइक्ड माई सिंगिंग।
और फिल्मों से भी ज़्यादा उनको मेरे एल्बम पसंद आए। ये मैं बहुत गर्व के साथ कहूँगी कि 3 पीढ़ियाँ आज रास्ते में अगर मिलती हैं तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसे कैसे कह दिया। जब एयरपोर्ट पे जाओ ना तो आपको अपनी सच्चाई समझ में आती है। जब वो भागते हैं सेल्फी लेने के लिए, तो आके खड़े थे। मेरी नानी जी को आपके गाने बहुत पसंद थे। नानी जी जो हैं इस गाने पे डांस करती थी, उस पर तो मुझे लगता है यार ये नानी जी पसंद करती थी तो मेरी उम्र तो गई। बट फैक्ट यही है कि मैं उस ज़माने से चल रही हूँ। तो एट द एंड लोगों को कॉमन वॉइस पसंद है, वो गाना पसंद है जो कॉमन आदमी गा सके। अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान के फोक म्यूज़िक को बॉलीवुड में ना ऐसे 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 जगह बनाकर एंट्री दिलाया और एस्टेब्लिश किया तो वो इला जी ने किया। यहाँ शायद आप सही हैं। वाह मेरा होमवर्क काम आया मतलब। क्योंकि ना उस वक्त के अगर गाने निकालो ना, ये गाना इनका, ये गाना इनका, ये गाना इनका, ये गाना इनका, आज आ गया है कि डांडिया के लिए ये सिंगर को अप्रोच किया जाता है, गरबा सॉन्ग है तो इनको पकड़ो, गुजराती टेक्सचर है तो इनको पकड़ो, राजस्थानी टेक्सचर है तो इला जी का आवाज़ होना चाहिए। डेफिनेटली, जबकि मैंने गुजराती भी काफ़ी गा लिए हैं और डांडिया वाले भी गाए, बट नॉट इन फिल्म्स, इन माय शोज। पर ये है कि अब पहले देखिए मौके भी नहीं थे। अब रियलिटी शोज, मैंने कई रियलिटी शोज की जज भी बनी हूँ। हाँ, अर्जित वो वहीं से निकले हैं, गुरुकुल। हाँ गुरुकुल में आई वाज देयर। तो अब बड़े अच्छे गायक। करेक्ट। और जब रियलिटी शोज आप देखेंगे आप लोग, ओ माय गॉड, हिंदुस्तान तो टैलेंट से भरा हुआ। तो हर खिलाड़ी का देखिए, आई विल एंड इट, क्रिकेट में 38 में आदमी रिटायर हो जाता है। हाँ, आपने बिना बात के सचिन रिटायर हो गया, हमारा धोनी, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैं तो आगे मतलब हमारी जैसे कहते हैं ना पुरानी वाइन मैच्योर होती है तो और हर पार्टी की जान भी होती है। हाँ, हर पार्टी की जान। तो इसलिए हमारे लिए फ्रीलांसिंग या मैच्योरिटी या एज इज नो बार। सो मैं अंत में यही कहूँगी, फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस वर्किंग विद सुष्मिता, विद माय को आर्टिस्ट। अभी इंद्रनील इसमें आए हैं, इंद्रनील ही है ना उनका नाम, इंद्रनील आए एज ए न्यू कैरेक्टर। खान साहब, आर्या पे बात करें तो इस बार का आर्या बहुत ही, ये लोग कह रहे थे, मैंने सुना कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट। होता भी है कि आदमी शुरुआत करता है, रिश्ते बनते हैं। पहला कदम आपने उठाया, फिर दूसरे कदम में आपको और भी लोग मिले। तो अभी देखिए इसमें इंद्रनील आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आई लव हिम, इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। खान साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं, दौलत बहुत अच्छे हैं, सुष्मिता उनका परिवार बहुत अच्छा है, हमारा भी परिवार कम नहीं है। रशियंस जो हैं दे आर ऑल्सो आई थिंक, एंड इट्स अ रिवेंज ड्रामा फुल ऑफ एक्शन। और उसके बाद भी मैं ये कहूँगी, जितना मैंने देखा है, ये सब कुछ होने के बावजूद देयर इज़ अ ग्लैमर, देयर इज़ अ शूट आउट, देयर इज़ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी अश्लीलता है। ट्रू। आर्या में कहीं भी अश्लीलता नहीं, किसी भी सीजन में नहीं किसी था भी ना, सीजन पहले वाले में भी था। देयर वाज अ ग्लैमर। ग्लैमर तो आप जहाँ सुष्मिता होंगी तो कुछ भी होगा ही। ग्लैमर तो होगा, ग्लैमर है, एक्शन है, शूट आउट है, बट एवरीथिंग एल्स इज एब्सोल्युटली, इट्स अ फैमिली ड्रामा, सो एवरीबॉडी शुड सी। और मेरे लिए देख लो, और क्या। मैं वही कहने जा रहा था कि पहले 2 सीजन में एक तलवार थी, इस सीजन में 2 तलवारें हैं एक ही मयान में। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो वो रहेंगी या मैं रहूंगी। हाँ, अब देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है ना। सो मैम, एक क्लोजिंग ही है, क्यों लिया ये प्रोजेक्ट जब आपको अप्रोच हुआ? क्यों ना लेती मैं? पहली बार तो 2 सीजन इनके हिट हो चुके थे। मैं ओटीटी करती नहीं हूँ। हाँ, आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने पूछा। मैं टीवी भी नहीं करती, क्योंकि कम काम करो और अपनी छाप छोड़ो। पर जब ये राम जैसे एक्सपीरियंस्ड और ऑलरेडी प्रूव्ड सीजन पे उन्होंने कहा, दे वर लुकिंग फॉर दिस स्पेसिफिक कैरेक्टर, उनको ऐसा चाहिए था जो इसमें जान डाल भी दे और ओवर द टॉप ना चला जाए। तो जब राम ने मुझे अप्रोच किया और पता पड़ा सुष्मिता है, तो सुष्मिता तो सबसे बड़ा कारण थी। फिर राम मधवानी इसको डायरेक्ट कर रहे थे, दोनों चीज़ें बहुत मेरे लिए खरी थी, और राजस्थान में वो कर रहे थे। तो
आई थॉट कि दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि छोटा काम करो पर ऐसा काम करो कि लोग ये सोचें कि अरे यार इन्होंने क्यों नहीं ज़्यादा किया, ये क्या कर गए, ऐसा कुछ कि भूख रहे। तो ये बहुत अच्छा था। और आई थिंक मेरी जो इमेज है उससे फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हाँ जो मैंने करा है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ वॉइस, बिल्कुल अलग रहा। बिल्कुल अलग था। तो गाइज आर्या का ये सीज़न ज़रूर देखना। क्यों देखना, एक और कारण, मैम ने इतने सारे कारण दिए, जो कारण मैं दे रहा हूँ वो ये इनका OTT डेब्यू है गाइज। नहीं ऐसा नहीं था, डेब्यू नहीं है। हाँ। आई टेल यू, Okay. मैं नेटफ्लिक्स में क्या नाम है, शाद अली शाद अली की हाँ। उसमें एज इला अरुण आई थी। हाँ, वो अपीयरेंस था, अपीयरेंस एज एन एक्टर। हाँ, पर ये बतौर अभिनेत्री है। For series, yes, it's a debut. It's a debut. It's my first debut, and this look also you have never seen. डरावना लुक, डरावना मीठा look. वही बड़ी आंखें, वही मीठी मुस्कान और वही धाकड़ ये आवाज। आंखों की टक्कर है, सुष्मिता की आंखें कम नहीं है। वही तो मैं वो कह तो रहा हूँ, खा दो जाती तलवारें।